नमस्कार, मैं संजय कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से। आज का मेरा लेक्चर है एम.कॉम के विषय आयकर एवं कर नियोजन इकाई 4, जिसमें पूंजी संरचना निर्णय से संबंधित कर नियोजन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखते हैं, इसमें ए लिमिटेड एक कंपनी है जो अपने पूंजी संरचना को बढ़ाना चाहती है और 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव करती है। तो 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो 1 करोड़ रुपए को अंश पूंजी के रूप में वो इन्वेस्ट करना चाहती है। दूसरे ऑप्शन में अंश पूंजी 40 लाख रुपए की, फिर 40 लाख रुपए ऋण पत्र के रूप में और 20 लाख रुपए वित्तीय संस्था से ऋण लेना चाहती है। तो इस प्रकार दूसरे ऑप्शन में वो भी 1 करोड़ रुपए प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार से ऑप्शन 3 में 20 लाख रुपए अंश पूंजी के रूप में, 30 लाख रुपए ऋण पत्र के रूप में और 50 लाख रुपए वित्तीय संस्था से ऋण लेकर के पूरा करती है। तो इस प्रकार से तीनों ही ऑप्शन में वो 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करना चाहती है। वित्तीय संस्था से ऋण लेंगे, उस पर 12% ब्याज की दर होगी और व्यापार में लगी हुई पूंजी पर संभावित प्रत्याय 25% है। अन्य कंपनियों में पूंजी पर लाभांश की दर 20% है। कर की दर 25%, अधिभार 7%, शिक्षा उपकर 4%। तो हमको कंपनी को बताना है कि ये तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें कंपनी बेहतर लाभांश वितरित कर सके। तो जिस ऑप्शन में कंपनी ज्यादा अच्छे से लाभांश वितरित कर सकती है, उस ऑप्शन का हम चुनाव करेंगे। तो आइए हम सवाल को बना करके देखते हैं और सुझाव देंगे कि कंपनी को कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। आइए देखते हैं, तीनों ऑप्शन में से कंपनी को हमको सलाह देना है ताकि वो अधिक लाभांश अर्जित कर सके। तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना है तो 25% प्रत्याय की दर है। तो ऑप्शन ए पर 25 लाख रुपये आय की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से ऑप्शन 2 में भी 25 लाख रुपये और ऑप्शन 3 में भी 25 लाख रुपये की प्राप्ति होगी। इसके बाद हम देखते हैं ऋण पत्र पर ब्याज 10% है। तो पहली दशा में तो ऋण पर ब्याज में इन्वेस्ट किया ही नहीं है और दूसरी दशा में 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। तो 40 लाख का हो जाएगा 10%, 4 लाख रुपये। हम सेकेंड ऑप्शन का ही देख लेते हैं, ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज 20 लाख रुपये था, तो 20 लाख का 12% हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो हो जाएगा ये 2,40,000 रुपये। इसी प्रकार से हम ऑप्शन 3 पे चलते हैं। ऑप्शन 3 में 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख का फिगर था। तो 20 लाख की अंश पूंजी थी, 30 लाख की ऋण पत्र पर ब्याज। तो 30 लाख पर 10% की दर से होगा 3 लाख रुपये और उसी प्रकार 50 लाख वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना है तो 12% हो जाएगा 6 लाख रुपये। इस प्रकार से अब हम घटा देते हैं, हमको वास्तव में कितना लाभ प्राप्त होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो 25 लाख ही हो जाएगा। इसमें हम 25 लाख में 6,40,000 घटाएंगे तो 18,60,000 रुपये हो जाएगा और यहाँ पर 25 लाख में हम 9 लाख घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16 लाख। ये है प्राप्त लाभ, हम इसको ए मान लेंगे। इसके पश्चात अब हम देखते हैं इस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा। तो पहले ही बताए हैं कर की दर 25% है, तो लिखते हैं कर की राशि 25%। कर की राशि 25%, तो 25 लाख रुपए की कर की राशि कितनी हो जाएगी, 25% निकालेंगे तो 6,25,000 रुपये। ये 18,60,000 रुपये का हम 25% निकालेंगे, ये हो जाएगा 4,50,000
65,000 रुपये और 16 लाख का हम 25% निकालेंगे तो ये होगा 4 लाख रुपये। ये इस प्रकार से कर की राशि हो जाएगी। आपको मालूम है इसमें फिर हम अधिभार जोड़ेंगे। अधिभार है 7%, 7%, 6,25,000 रुपये का हम 7% अधिभार निकालेंगे तो ये अधिभार आएगा 43,750 रुपये। फिर इसी प्रकार 4,65,000 का निकालेंगे तो ये आएगा 32,550 रुपये। 4 लाख का 7% निकालेंगे तो आएगा 28,000 रुपये। ये अधिभार हो गया। अब हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको जोड़ेंगे तो 6,68,750 रुपये होगा। इसको जोड़ेंगे तो 4,97,550 और ये हो जाएगा 4,28,000। अब हम इसमें 4% शिक्षा उपकर जोड़ देंगे, जिसको शिक्षा एवं चिकित्सा उपकर भी कहते हैं। 4% 6,68,750 का हम 4% निकालेंगे तो आएगा 26,750। ठीक इसी प्रकार ऑप्शन बी में हम 4,97,550 का भी 4% निकालेंगे तो ये होगा 19,902 रुपये। फिर 4,28,000 का हम 4% निकालेंगे तो ये आएगा 17,120 रुपये। अब हम इसको भी जोड़ लेंगे। इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6,95,500। इसको भी जोड़ देते हैं। ₹5,17,452। इसको भी जोड़ देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 4,45,120 रुपये। इसको हम बी मान लेंगे। तो हम देख रहे थे कर योग्य लाभ 25 लाख रुपये ऑप्शन ए में, ऑप्शन सेकेंड में 18,60,000 और ऑप्शन 3 में 16 लाख रुपये प्राप्त किए थे। कर की राशि हम ज्ञात किए थे। पहले विकल्प में 6,95,500, सेकेंड में 5,17,452 और तीसरे में 4,45,120। इस प्रकार से हम दोनों को माइनस 25 लाख में जो कर योग्य लाभ है उसमें कर की राशि माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के पश्चात हमको लाभांश के लिए कितनी लाभ हमारे पास उपलब्ध है वो राशि प्राप्त हो जाएगी। जैसे हम ऑप्शन 1 की बात करें तो हमारे पास 18,04,500 रुपये उपलब्ध रहेगा और वैसे ही ऑप्शन 2 में 13,42,548 रुपये, ऑप्शन 3 में 11,54,880 रुपये लाभ हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम लाभांश के रूप में वितरित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लाभांश वितरण कितना होता है। टैक्स के पश्चात कर के बाद लाभांश की दर, हम कितनी दर पर लाभांश दे सकते हैं। तो ऑप्शन 1 में 1 करोड़ रुपये डायरेक्ट अंशपूंजी में लगाया गया था, अंशपूंजी के रूप में लगाई गई थी राशि। तो वो हम 1 करोड़ का इसका परसेंटेज निकालेंगे 18,04,500 का। जैसे 18,04,500 इंटू 100 अपान 1 करोड़। तो इस फार्मूले से हम इसको हल करते हैं तो 18.045% लाभांश दर हम लाभांश वितरित कर सकते हैं। सेम वैसा ही ऑप्शन 2 को देखते हैं। तो ऑप्शन 2 में मैंने पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया था कि 40 लाख रुपये अंशपूंजी रखी गई थी इसमें। तो 40 लाख से हम इसका
ये आप करेंगे 13,42,548 का। सेम ऐसा ही करेंगे 13,42,548 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 40 लाख रुपये, तो ये आएगा 33.564%। जस्ट ऐसे ही ऑप्शन 3 पे भी हम करेंगे। ऑप्शन 3 में आपको मालूम है कि इसमें राशि और घटा दी गई थी और अंश पूंजी में 20 लाख रुपये का प्रस्ताव रखे थे, तो हम 20 लाख से इसकी गणना करेंगे 11,54,880 की। 11,54,880 गुना 100 अपॉन 20 लाख, तो हमको 57.744% प्राप्त होगा। तो अब हम देखते हैं, तीनों ही विकल्पों पर नजर डालते हैं कि कौन सा विकल्प ज़्यादा अच्छा होगा, कंपनी को कौन सा विकल्प चुनना चाहिए जिससे वो अधिक लाभांश निर्गमित कर सके। तो आइए हम देखते हैं, ऑप्शन 1 में 18.045% लाभांश वितरित कर सकती है, जबकि क्वेश्चन में हमने पहले ही कहा था कि इसी प्रकार की कोई अन्य कंपनियों पर अगर इन्वेस्ट की जाती है तो 20% की दर से लाभांश देय होता है, तो उसके नज़रिए से ये ऑप्शन उचित नहीं है। ऑप्शन 2 पे नज़र डालें तो ये 20% से ऊपर जरूर है, परंतु अपेक्षाकृत ऑप्शन 3 से कम है। तो कंपनी को ऑप्शन 3 को चूज करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन 3 में कंपनी 57.744% लाभांश वितरित कर सकती है। और हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी जो है वो इस प्रकार की आय नियमित रूप से प्राप्त करती रहेगी, और अगर हम इसको नियमित आय मानकर चलते हैं तो कंपनी को ऑप्शन 3 का विकल्प चुनना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहीं पर मेरा ये सवाल खत्म होता है। निश्चित ही आपको समझ में आया होगा कि कंपनी अपने पूंजी संरचना निर्णय से संबंधित टैक्स प्लानिंग करती है, कर नियोजन करती है, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। निश्चित ही आप ये सवाल को देख करके ये जान पाएंगे कि कंपनी को कौन सा विकल्प चुनना ज़्यादा बेहतर रहता है, कौन सा विकल्प उनको चुनना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर मेरा लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।